हेलो दोस्तों, स्मार्ट क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 1 से 100 तक और 100 से 200 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना। तो आज हम पढ़ेंगे भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम इसलिए ज़रूरी हैं, यदि गणित में कोई कैलकुलेशन है तो उनको कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए हमें भाज्यता के सारे नियम आने चाहिए, जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी संख्या को जल्दी से जल्दी कैसे काटा जाए। तो आओ शुरू करते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि भाज्यता के नियम। इसमें हम जानेंगे कि कोई संख्या कब 2 से कटेगी, कब 3 से कटेगी, कब 5 से कटेगी या फिर आगे कब 17 से कटेगी, कब 19 से कटेगी। यानी कि इस टॉपिक में हम जानेंगे कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है। तो आओ शुरू करते हैं कहाँ से, 2 से। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो जीरो है वो एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। जब जीरो में किसी का भाग दिया जाता है किसी भी नंबर का, तो हमें जीरो प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जब भी किसी जीरो में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी किसी भी नेचुरल नंबर से भाग दिया जाता है, तो हमें जीरो प्राप्त होगा। किसको छोड़कर? केवल जीरो में जीरो का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर अगर किसी भी संख्या का भाग जीरो में दिया जाता है तो हमें जीरो प्राप्त होगा। लेकिन यदि किसी भी संख्या में जीरो का भाग दिया जाता है तो हमें अनंत प्राप्त होगा, यानी कि हमारी जो नंबर है वो इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी कि अनिश्चित हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ एक जो संख्या है, ध्यान रखना, वो एक नंबर ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या कब 2 से कटेगा, कब 3 से कटेगा, कब 4 से कटेगा। तो इनके बारे में अब हम बात करेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कुछ बातें याद रखना है कि जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? जीरो। यानी कि जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नेचुरल नंबर। दूसरी तरफ हमें ध्यान रखना है, यदि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो वी गेट इन्फिनिटिव, यानी हमें अनिश्चित प्राप्त होगा। अब दूसरा जो याद रखना है वो ये है कि जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, यानी जीरो किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़कर। और एक पे अपन को ध्यान ये रखना है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा बात ये याद रखना है कि कोई भी इवन नंबर यानी कि सम संख्या सम और विषम दोनों से भाज्य हो सकती है। जैसे कि बात करें 6, तो 6 3 से भी कट सकता है और 2 से भी कट सकता है। लेकिन कोई भी विषम संख्या, जैसे कि बात करें 9, वो हमेशा विषम से ही कटेगी। जैसे 9 3 से कटेगी, ठीक ऐसे ही 15 5 से कटेगी। तो ध्यान रखना, विषम संख्या हमेशा विषम से कटती है, लेकिन सम संख्या सम और विषम दोनों से डिविजिबल हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि भाई 2 के लिए भाज्यता का नियम, यानी कोई भी संख्या 2 से कब भाज्य होगी। तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या का 2 से भाज्य होने के लिए क्या, जैसे हमारी संख्या दी है A, B, C और D, तो 2 से भाज्य होने के लिए जो इकाई अंक है और वो क्या? D, ये या तो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, या फिर जीरो होना चाहिए। जीरो भी एक सम संख्या है, यानी 2 से भाज्य होने के लिए किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो जीरो होना चाहिए या क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। हाँ, ये क्या है? 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 के लिए नियम ये कहता है, देखो 3 के लिए यदि कोई संख्या दी है ABCD, तो फिर
अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि हमारा जो संख्या है वो लिखा हुआ है 625, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 6 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पर ये जो है क्या है, कोई भी ए बी सी डी नंबर है। ये क्या ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, देखो ये 100 ए है तो इसको लिख सकते हैं 99 ए प्लस ए इसको, और इसको लिख सकते हैं कितना, ये 10 है तो इसको ले सकते हैं 9b, क्योंकि ये b है, 9b प्लस b, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे c है तो प्लस c। अब यहाँ पे यदि देखें तो हमें पता चल रहा है कि देखो ये वाली संख्या 3 से डिवाइड हो ही जाएगी, ये 3 से हो ही जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या, a b और c, यानी कि 99 का कोई भी मल्टीपल क्या 3 से भाज्य हो गया, और 9 का कोई भी मल्टीपल 3 से भाज्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a b और c इन तीनों का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 3 से भाज्य होना चाहिए, तब वो संख्या पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। आशा करता हूँ कि ये नियम तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इसलिए 3 से भाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। जैसे कि बात करें 6 2 8 8 5 13, ये नहीं कटेगा, और यदि यहाँ पे अपन 4 रख दें, क्या रख दें 4, तब ये संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी, क्योंकि 3 से इसका योग कट रहा है। अब बात कर लेते हैं 4 की। देखो कोई संख्या 4 से भाज्य होगी तो इसके लिए देखो जब 2 के सीरीज में आता है तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2, यानी इसमें a b c और d, यानी अंतिम 2 अंक। अच्छा 2 अंक क्यों, क्योंकि ये आ रहा है, देखो इस पे इसे हटा देता हूं। देखो 2 की सीरीज में क्या होता है, 2 की पावर 1, तो इसके लिए क्या अंतिम अंक इकाई अंक होना चाहिए, यानी कि d, और 2 पे पावर 2, तो इसके लिए अंतिम 2 अंक कौन से, c और d भाज्य होने चाहिए, और 2 की पावर 3, तो इसके लिए क्या b c d अंतिम 3 अंक भाज्य होना चाहिए, यानी कि ये किसका लिए हो गया 8 के लिए, और ये किसके लिए 4 के लिए, और ये किसके लिए 2 के लिए। तो इसी प्रकार 2 पे पावर यदि 4 है तो अंतिम 4 अंक क्या भाज्य होने चाहिए 16 से, तो वो संख्या 16 से भाज्य होगी। यानी 2 की पावर 1 है तो केवल इकाई अंक चेक करते हैं, वो केवल सम या विषम चेक करते हैं जैसा कि फर्स्ट में पढ़ा, और यदि 2 है तो 2 अंक चेक करेंगे। तो ये सीरीज किसकी है, 2 की पावर की, और यही सीरीज चलती है 5 में, वो अभी आगे देखेंगे। तो 4 के लिए नियम क्या हो गया कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। अब बात करते हैं 5 की। तो 5 के लिए ध्यान रखना, हमारी जो संख्या है a b c d, तो इसमें से जो d है, ये d का मान क्या होना चाहिए, d बराबर या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, यानी कि इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तब वो संख्या 5 से कटेगी। हम बात कर लेते हैं 6 की। तो 6 के लिए जो नियम है 2 और 3 का मिला के नियम लगेगा। 2 के लिए नियम ये कहता है कि इकाई अंक सम होना चाहिए, और 3 के लिए ये कहता है कि अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो 6 के लिए 2 और 3 का नियम लगेगा। अब बात करते हैं 7 की, इसको अभी बाद में देखेंगे। अब 8 का हम बता चुके हैं, क्योंकि ये 2 की सीरीज में आ जाता है, ये हो जाता है 2 पे पावर 3, तो अंतिम 3 अंक, तो इसके लिए क्या लेंगे, बी सी डी, यानी अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या 8 से कटेगी।
अब बात कर लेते हैं 9 की। तो 9 का नियम हो जाता है किस में? 3 में, यानी कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है तब वो संख्या 9 से भाज्य होगी। अब बात करते हैं 10 की। तो 10 का तो सिंपल सा रूल है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए किसी भी संख्या का, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब बात आती है 11 की। तो देखो 11 का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या है a, b, c और d, तो इसमें जो विषम स्थान पर है उनके अंकों का योग और जो सम स्थानों पर अंक हैं उनका योग, सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग, इन दोनों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए, यानी 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। अपन कह सकते हैं कि a प्लस सी माइनस, चाहे इसे अपन अंतर ले लेते हैं, b प्लस डी, यानी कि सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग, इन दोनों के अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं 6, 7 और 7, 6, तो यहां पर अंकों का योग है, देखो क्या हो रहा है? 13, 13 हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। जरा चेक करते हैं कट रही है या नहीं। तो देखो यहाँ से अपन ने चेक किया तो 11, 6, 66, क्या बचा? 1, तो कैरी किया 7, तो 11 एकन 11, क्या बचा? 6, और 6 कैरी किया तो 11 कितनी बार कट जाएगा? ये 11 से कितनी बार ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो 11 का नियम समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 12 की। तो देखो 12 का नियम में लगेगा 4 × 3, यानी 4 और 3 का नियम लग रहा है, तो वो संख्या 12 से कटेगी। अब बात करते हैं 13 की। तो 13 को एक साथ में बताते हैं 14। 14 के लिए 7 का नियम लगना चाहिए और 2 का नियम लगना चाहिए। देखो 14 के लिए क्या लगना चाहिए? 7 का और 2 का। और 15 के लिए नियम लगना चाहिए 5 का और 3 का। तो 5 का क्या है? 15 से संख्या जब कटेगी इकाई अंक या तो 5 होगा या 0 होगा, और दूसरा अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तब रूल कौन सा लग जाएगा? 15 का। अब हम बात कर लेते हैं कंबाइन रूल की। किसकी? कंबाइन रूल। कौन सा? 11, 12 और 17, 11, 13, 17, इन तीनों के कंबाइन रूल की बात कर लेते हैं। देखो अब हम देखेंगे कंबाइन रूल ऑफ 11, 13 और 17 कि हमारी जो संख्याएं हैं 11, 13 और 17, इनके लिए हम देख रहे हैं कंबाइन रूल। तो कंबाइन रूल ये कहता है कि यदि कोई संख्या है और उसके 3-3 के पेयर बनाए जाते हैं और 3-3 पेयर के जो डिफरेंस आते हैं, यदि 3-3 पेयर के डिफरेंस का अंतर यदि 11, 13, 17 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 11, 13, 17 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल एक संख्या ले लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम? 3-3 का क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे, और इनका क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। जैसे 13 में से 9 गया तो क्या बचा? 4। अब ये 8 हो गया, और 16 में से 8 गया तो क्या बचा? 8 बचा, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 84 आया। अब ये 84 संख्या है वो 11 से नहीं कटती है और 13 से भी नहीं कट रही है, और फिर देखेंगे 17 से। तो ये संख्या इससे भी
सॉरी यहाँ पे 7 है, रूल कौन सा है, 7, 11 और 13 का। तो क्या ये संख्या 7 से कट रही है? हाँ, ये संख्या 7 से कट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या केवल किससे कटेगी? 7 से कटेगी। यानी कि इसका जो डिफरेंस होता है, जिस संख्या से कटेगा वही संख्या उस संख्या से कट जाएगी। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। ये नियम ध्यान रखना 7, 11 और 13 के लिए काम करता है। इसमें क्या करते हैं, ध्यान रखना, यदि कोई बड़ी संख्या है तो उसमें 3 3 के पेयर बनाते हैं और उनके डिफरेंस को क्या करते हैं, डिफरेंस को चेक करते हैं कि वो डिफरेंस है वो किस किस से कट रहा है। तो ये 11 से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा नंबर है वो 7 से भाज्य होगा। अब हम आगे के नियम देख लेते हैं, जिसमें एक शब्द होता है जिसका नाम होता है ऑस्कुलेटर। तो ऑस्कुलेटर से हम किसी भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि संख्या किससे कटेगी। तो चलो देखते हैं। देखो, शॉर्ट में मैं एक बार बता देता हूँ। तो 2 के लिए नियम क्या था कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, यानी कि यदि हमारी संख्या है A B C D, तो D क्या है, यहाँ इकाई अंक है। तो 2 से भाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, D बराबर क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, क्या, सम। और 3 के लिए क्या था, 3 के लिए नियम था A प्लस B प्लस C और प्लस D, यानी कि अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। 4 के लिए था क्या, C और D, यानी अंतिम 2 अंक तक संख्या यदि 4 से कट रही है तो वो संख्या 4 से कटेगी। और 5 के लिए नियम था कि इकाई अंक क्या, यानी कि D क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 6 के लिए नियम था 2 into 3, यानी 2 और 3 का नियम लगना चाहिए। और 7 के लिए नियम कंबाइन में बताया था। और 8 के लिए नियम था क्या, C D B C और D, यानी कि अंतिम 3 अंक क्या 8 से कटने चाहिए, तो वो संख्या 8 से कटेगी। और अगला जो था 9 का, वो क्या था, अंकों का योग, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी अंकों का योग किससे, 9 से कटना चाहिए, तब वो संख्या 9 से कटेगी। और उसके बाद हमने 11 का नियम देखा था। 11 का नियम ये देखा था कि सम स्थानों पर अंकों का योग, क्या, 11 का नियम हम ऊपर लिख देते हैं। 11 का नियम था A प्लस C, यानी कि सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग, इन सभी का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 के लिए नियम हमने पढ़ा था 4 into 3 का नियम लगना चाहिए। और इसमें 13 कंबाइन रूल में लिया था, कौन सा, 13, 11 और क्या, 7, 13, 11 यहाँ पे 7, ये किस में लिए थे, कंबाइन में। और उसके बाद हमने 15, 16 के लिए 4 तक हो जाएगा। अब हम देखेंगे 17, 19, 23, 29, यानी कि कितने भी प्राइम नंबर है उनकी डिविजिबिलिटी चेक करना। अब ध्यान रखना, जैसे कोई भी नंबर आता है, जैसे कि आया 55 आया, कोई भी संख्या अपन को, कोई भी संख्या है x 55 से काटनी है, तो ध्यान रखना उसमें अपन 11 और 5 का नियम लगा के चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यदि 11 और 5 से वो संख्या कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 55 से भी कट जाएगी। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आई, यहाँ तक हमने नियम पढ़े। और कंबाइन रूल में पढ़ा था हमने किसका, कंबाइन रूल में पढ़ा था 7 का, 11 का
और 13 का। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, जो 3-3 के पेयर बना रहे थे, 3-3 के जो पेयर बना रहे थे उनका जो डिफरेंस है, यदि डिफरेंस 7, 11 और 15, 7, 11 और 13, यदि डिफरेंस इनसे कट रहा है तो वो संख्या इनसे कटेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑस्कुलेटर की। ऑस्कुलेटर क्या होता है, देखो, यदि किसी संख्या का मल्टीपल करने पर उसका मल्टीपल यदि 10 के मल्टीपल के पास में पहुंच जाता है, एक का अंतर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑस्कुलेटर। जैसे कि यहाँ पे अपन बात करते हैं 7 की, 13 की, 7, 13 और 17 और 19 और 23। जैसे 7 × 21, तो ये 10 के मल्टीपल में है। जैसे 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20, यानी 10 से कितना, 1 आगे है। तो इसमें अपन लिखेंगे 20 - 1। क्या लिखेंगे, 21 - 1 बराबर 20। यानी कि इसमें हमें 1 घटाने की ज़रूरत है 10 के मल्टीपल के पास लाने के लिए। अब जैसे इसकी बात करें 13 की, तो 13 × 3 = 39। तो इसमें हमें क्या करना है, 1 जोड़ने की ज़रूरत है। 39 में 1 जोड़ने की ज़रूरत है, तब कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, जो ऑस्कुलेटर होता है या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। जब -1 होगा तो अपन क्या करेंगे, इसको डबल करके जोड़ेंगे, घटाएंगे, और यदि +1 है तो उसे 4 टाइम करके जोड़ेंगे। अब जैसे 17 का कितना होता है, 51, यानी 51। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें से अपन क्या 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 50। तो हमें ये ऑस्कुलेटर समझ में आया। अब इसको ऐसे समझते हैं, देखो यहाँ पे अपन लेते हैं 7। तो 7 का जो बनेगा मल्टीपल कितना बनेगा, 21। और 21 में यदि अपन -1 करेंगे तब क्या आएगा, 20 आएगा। यानी ये क्या आ गया, 10 के मल्टीपल में क्या आया, 20। और यदि बात करें 7, 11 छोड़ देते हैं, यहाँ पे 13 ले लेते हैं क्योंकि 11 का नियम पढ़ चुके हैं। वैसे ये नियम सभी में काम करेगा। तो ये कितना आया, 39। इसमें क्या करना है, +1 करना है, तब कितना आएगा, 40 आएगा। 17 कितना, 51। तो इसमें क्या करना है, -1 करना है, तब कितना आएगा, 50 आएगा। अब ले लेते हैं 19। तो 19 में तो 19 ही रहेगा, और 19 में क्या करना है, +1 करना है, तो कितना हो जाएगा, 20। अब जैसे 23, तो 23 × 3 = 69, और प्लस क्या करना है, 1 करना है, तब कितना आ जाएगा, 29। तो ये तो इसके पास ही है, तो 29 प्लस क्या करना है, 1 करना है, तब कितना आ जाएगा, 30। अब इसको समझते हैं, देखो, जब हमारा नेगेटिव ऑस्कुलेटर है तब हम जिस संख्या को चेक करना चाहते हैं, जिस संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, उसके अंतिम अंक को किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 इनमें से हटा देंगे। जैसे कि हम बात करते हैं 343, 343 को चेक करना है कि संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमें पता है 7 के लिए जो ऑस्कुलेटर है वो क्या है, -1, और मल्टीप्लायर है वो क्या है, 2। तो इसमें क्या करेंगे, 343 में ये जो अंतिम अंक है उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और बची हुई संख्या से नेगेटिव ऑस्कुलेटर तो घटा देंगे। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस कितना कर देंगे, 6, तो कितना बचा, 28। अब हमें पता चल रहा है कि 28 7 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगी। अपन बात कर लेते हैं
169 की। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसे चेक करना है कि ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसमें हम वही काम करेंगे। तो 7 के लिए ऑस्कुलेटर क्या है, -1, और 20 के पास है, तो 3 को क्या करेंगे, डबल करेंगे और घटा देंगे, तो -6। तो यहाँ से कितना बचा, 429। अब फिर दोबारा से 9 को क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो 9 दूनी 18, 18 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24। यानी 12 में से 8 गया 4 और कितना बचा, 24। तो ये 7 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। एक संख्या और ले लेते हैं। और इसे चेक करते हैं हम किससे, इसे चेक कर लेते हैं हम कितने, 17 नहीं 13 से कर लेते हैं। तो 13 के लिए ऑस्कुलेटर क्या है, +1 और 4। इसको पहले चेक कर लेते हैं 7 के लिए। तो जैसे अंतिम लिया तो डबल करना है और घटाना है, 7 दूनी 14, तो 14 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 4 4 और 5। फिर दोबारा से इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर 3 और 5। फिर दोबारा से इस 6 को डबल कर लेंगे, 6 दूनी 12, और 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 41, यानी कि 41। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो 7 से नहीं कटेगी। अब चेक कर लेते हैं हम 13 के लिए। 13 के लिए चेक करते हैं कितना है, 54 58 7। अब 13 के लिए चेक करेंगे तो इसमें प्लस का है, तो ऐड करेंगे 4 गुना करके, तो अंतिम अंक को लिखते हैं, तो 7 चौके 28, तो 8 8 16 और 5 और 3 8, 4 5। फिर दोबारा से अपन 6 को 4 गुना करेंगे, 6 चौक 24, इसमें ऐड कर देंगे तो 12 और 4 2 6 7 और इतना। फिर दोबारा से अंतिम अंक को लेंगे और 2 चौके 8, इसमें ऐड कर देंगे तो 5, कितना आ गया, 65। और हमें पता है कि ये 13 से कट जाएगा 65। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो संख्या है डिविजिबल होगी कितने से, 13 से। तो आशा करता हूँ आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। इसमें केवल अपन को जितनी भी संख्या हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, उसको कहाँ लेके आना होता है, जो 10 के मल्टीपल के एक आगे या एक पीछे। तो उसको पूर्ण करने के लिए या तो घटाना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है। यदि जोड़ना पड़ता है तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है, और यदि घटाना पड़ता है तो वो नेगेटिव ऑस्कुलेटर है। इतना अपन को ध्यान रखना है, इसमें सारे नियम तुम्हारे हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, इसको चेक करेंगे 7 के लिए। तो 7 के लिए हमारा ऑस्कुलेटर क्या कहता है कि संख्या को डबल करना है और घटाना है। क्या, संख्या को डबल करना है, अंतिम अंक को, और मूल संख्या से घटाना है। तो इसमें अपन देखेंगे, देखो 3 का डबल किया, 3 दूनी 6, और 6 माइनस किए तो कितना बचा, यहाँ से बचा 3 3 9 2। अब दोबारा से 3 को डबल किया तो कितना, 6, तो यहाँ से बचा कितना, 8 7। अब दोबारा से 7 को डबल किया तो कितना, 14, तो 14 इसमें से घटाया तो क्या बचा, 12। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 7 को डबल किया 14, तो कितना बचेगा, 14। अब ये संख्या 7 से कट जाएगी, यानी कि हमें पता चल गया कि ये संख्या 7 से कट जाएगी। अच्छा, अब हम इसे चेक कर लेते हैं, 13 के लिए चेक कर लेते हैं।
या फिर 17 के लिए चेक कर लेते हैं कि संख्या 17 से कटेगी या नहीं कटेगी। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 13 के लिए। तो 13 के लिए क्या करना है, अंतिम को 4 गुना करना है और उसके बाद जोड़ देना है। तो इसको क्या 4 गुना करना है, तो 4 3 12 और क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 1 5 9 और 2। फिर इसको 4 गुना कर देना है, जोड़ देना है, तो 4 ऐड कर देंगे 299। फिर दोबारा से 9 चौके 36, तो कितना आया 5 6। तो अब ये संख्या 65 जो है वो 13 से कट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 7 के लिए डिविजिबल है और 13 के लिए भी डिविजिबल है। अब इसे चेक कर लेते हैं 17 के लिए। देखो 17 के लिए क्या है कि हमें क्या करना है, 5 गुना करना है और घटा देना है, 5 गुना करना है और घटा देना है। तो देखो 5 गुना करना है, 5 3 15, तो 15 इसमें से जाएगा तो बचेगा 4 2 9 2। अब फिर 4 पंजे 20, घटा देना है तो बचेगा 2 7 2। अब फिर 4 गुना करना है 8, क्या करना है, घटा देना है, तो क्या बचेगा 19। हाँ कितना, 4 गुना 19, तो कितना बचा 19। और 19 यानी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर किससे नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा। यानी कि ये नंबर 17 से नहीं कटेगा। हमने 17 के लिए चेक कर लिया। अब इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब अगली संख्या देखते हैं जरा। अब इसे चेक करना है 23 के लिए। तो 23 के लिए हमें याद नहीं करना, 23 3 69 होता है और 69 में एक जोड़ना पड़ेगा तब 70 आएगा। क्या, 69 में एक जोड़ना पड़ेगा तब 70 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 7 गुना करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसको 7 गुना करेंगे और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 137। फिर इसको 7 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। 13 में क्या जोड़ देंगे 49, तो ये आ जाएगा कितना 62। 62 आ गया। अब दोबारा से इसको क्या कर देना है, ओ सॉरी 7 गुना करना है। दोबारा से देखते हैं कितना, 13 11। संख्या क्या है 13 11। तो 7 गुना किया और क्या किया, ऐड कर दिया, तो 137। फिर इसको 7 गुना किया तो कितना 49, तो ये आ जाएगा 262। अब इसको 7 गुना कर देना है तो कितना 14 और ये कितना हो गया 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 23 से नहीं कटेगी। इसको एक बार और चेक करते हैं कितना 13 11। देखो 23 का नियम क्या कहता है कि 69 + 1 70, यानी कि अपन को क्या करना है 7 गुना करके जोड़ देना है। तो इसका 7 गुना किया और ऐड किया तो कितना आया 138। अब दोबारा से इसको 7 गुना करना है तो 7 8 56, तो कितना आया 9 6, यानी कि 69। और यहाँ पे 69 23 से कट जाएगा, और नहीं है तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं 7 गुना 9 7 63 और 63 3 फिर से 69 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 13 11 नंबर है वो 23 से डिवाइड होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 29 इस वाले की। तो 29 का नियम ये कहता है कि हमें इसको क्या करना होगा, एक जोड़ना पड़ेगा, 3 गुना करके अपन जोड़ देंगे अंतिम अंक को। तो इसको 3 गुना करेंगे तो 7 3 21, 21 इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इतना। अब फिर दोबारा से 9 3 27, तो कितना हो जाएगा 87। और जो 87 है वो कट रहा है, हाँ एक बार और कितना करना है 3 गुना, तो इसे कर देंगे 7 3 21 और कितना हो जाएगा 29। तो ये हमारा डायरेक्ट आ गया 29। ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ एक बार।
कितना 5887। देखो 29 के लिए चेक करना है तो क्या 3 गुना करके ऐड कर देना है, तो 7 3 21, तो ये हो गया 906। अब इसको 29 27, तो कितना हो गया 87। अब फिर दोबारा से 7 3 21 इसमें ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने जाना किसी भी संख्या को कौन सी संख्या से काटना है, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमने सीखे। तो आगे वाले टॉपिक में हम अलग चीज़ें लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन बचता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें संतुष्ट करने की। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें लेंगे। और इससे पहले एक वीडियो बना था, उसको भी आप देख लें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि फैमिली बढ़े, हमारा परिवार बढ़े और कुछ ज़्यादा चीज़ें हम करा पाएँ। और कुछ बातें होती रहेंगी। यहाँ तक यदि आपने वीडियो देखा है तो हो सकता है आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, कन्फ्यूजन थोड़ा बना रहता है। यदि आप बताएंगे तो हम उसको भी दूर करेंगे। सो थैंक यू। हाँ, इससे आने वाले अगले वीडियो में हम भाज्यता के नियम और भाज्य अभाज्य संख्याओं से संबंधित सवाल करेंगे। उसमें जो कुछ भी कंसेप्ट छूट गए तो वहाँ पे वो क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।